नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ये वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट पेपर 9 के लिए तैयार हुआ है। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु के जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त की। उनको राजनीति विज्ञान का जनक क्यों माना गया, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम इस वीडियो में या इस क्लास में हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। इसमें आप सभी का स्वागत है। अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं, अरस्तु ने कहा कि राज्य कुलों व ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। क्योंकि अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता माने गए हैं और उन्होंने कहा कि राज्य का जन्म मनुष्य के सद्जीवन के लिए हुआ है और उसमें उत्तरोत्तर और अच्छे जीवन की प्राप्ति हो सके, इसीलिए राज्य का अस्तित्व आज तक बना हुआ है या उसका अस्तित्व जिंदा है। राज्य संबंधी विचारों में सबसे पहले हम अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति व विकास के जो संबंध में विचार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति समझौते के आधार पर नहीं, जैसे कि हाब्स ला रूसो ने राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता माना। अरस्तु सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति नहीं मानते हैं, अपितु उनका मानना है या कहना है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु राज्य को मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम मानता है। वह सभी जीवधारियों में सामाजिकता मानता है, परंतु व्यक्ति विचारशील व विवेकशील प्राणी है, अतः वह अन्य जीवधारियों से आगे निकल गया। अरस्तु बताता है कि सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर परिवार का जन्म होता है, फिर कुटुंब का जन्म होता है। अरस्तु कुटुंब की व्यवस्था में ही राज्य की उत्पत्ति देखता है या मानता है। कुटुंब का एक सरदार बना और उसने अपने कुछ नियम कानून बनाए, उनके आधार पर उसके कुटुंब का जीवन यापन हुआ या उसके दायित्वों का निर्वहन किया गया, तो वहीं से वो राज्य की उत्पत्ति मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन से ही राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में ही कार्य करता है। आगे चलकर कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं और अनेक गांव मिलकर नगर राज्यों का निर्माण करते हैं। राज्य सुरक्षा व न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी करता है और व्यक्ति की बौद्धिक व नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित करता है। इस प्रकार कुटुंब से ग्राम और ग्राम से नगर राज्यों का निर्माण हुआ है। राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सद्जीवन की प्राप्ति के लिए उसका अस्तित्व वर्तमान तक बना हुआ है। ये अरस्तु का मूल विचार है। हम अब राज्य का स्वरूप क्या होगा और राज्य की विशेषताएं क्या होंगी, उस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। नंबर 1 विशेषताओं व स्वरूप के संदर्भ में नंबर जो बिंदु बताया अरस्तु ने, वो बताया कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार व कुटुंब का ही बड़ा स्वरूप है या उसका बड़ा रूप है।
राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। नंबर जो 2 है विशेषता के रूप में, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु का मानना यह है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। भले ही ये आम तौर पर थोड़ा सा अप्रासंगिक लगता हो या पर फिर भी वो अपना इस प्रकार से उसकी व्यवस्था और स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में उसको समझाता है। ऐसा कहने से अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म व्यक्ति से पहले हुआ, वरन उसके कहने का अर्थ यह है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। व्यक्ति उसका केवल एक भाग है या अंग है या अंश है। अतः पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती संस्था है। अरस्तु का कहना है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले हैं, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। जैसे पहले अंडा, फिर बच्चा या जीव, फिर विभिन्न अंग। इस आधार पर ही उन्होंने राज्य की स्वरूप की बात की है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अगला बिंदु जो विशेषता और स्वरूप के बारे में है वो अरस्तु बताते हैं कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। जितने भी समाज में वर्तमान में और या तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में जितने भी समुदाय थे, उन सब में राज्य को सर्वोच्च समुदाय अरस्तु ने माना है। परिवार, कुटुंब, ग्राम, ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं और प्रत्येक समुदाय का जन्म उच्च श्रेणी की अच्छाइयों व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है और राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना ही है। अतः स्वाभाविक रूप से समुदायों का समुदाय ही नहीं वरन राज्य सर्वोच्च समुदाय है। व्यक्ति के बौद्धिक, भौतिक व नैतिक विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव हो सकते हैं, क्योंकि वो मानव द्वारा निर्मित या स्वनिर्मित एक सर्वोच्च संगठन या सर्वोच्च समुदाय है। अगले विशेषता के रूप में अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। परिवार, कुटुंब, ग्राम आदि समुदायों द्वारा मनुष्य की भौतिक व परिवार, कुटुंब तथा ग्राम आदि समुदाय द्वारा मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप से ही की जा सकती है, परंतु राज्य अन्य समुदायों से उच्च होने के कारण या सर्वोच्च होने के कारण, सभी समुदायों में, सभी संगठनों में सर्वोच्च होने के कारण मनुष्य की उच्चतम आवश्यकताओं तथा बौद्धिक व नैतिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला संगठन या समुदाय है तथा व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, इसलिए इसे आत्मनिर्भर संगठन कहा जाता है। और मनुष्य की भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी की पूर्ति जिनकी पूर्ति परिवार, कुटुंब या ग्राम के द्वारा नहीं की जा सकती, उन सब की पूर्ति राज्य द्वारा की जाती है, इसलिए वो आत्मनिर्भर संगठन है। अगली जो विशेषता जो स्वरूप के रूप में है कि राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु का कहना है कि राज्य का स्वरूप जैविक है। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से अंग होते हैं और प्रत्येक अंग का अपना एक अलग कार्य होता है। प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व एवं जीवन के लिए संपूर्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। जब अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहता है, तब उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक तत्व दिखाई देता है। उसके राज्य की तुलना शरीर से की जाती है और व्यक्ति की तुलना
हाथ पांव आदि जैसे अंगों से की जाती है। जैसे व्यक्ति के हाथ पांव आँख नाक कान गला इस तरह से होते हैं, तब उसमें पूर्णता आती है। और ये दूसरे जो हैं वो उसके अंग के समान हैं। और ये जैविक सिद्धांत या मानवीय जो मानव शरीर की है व्यवस्था, उसी के अनुरूप राज्य का स्वरूप जैविक बताया है। अगली जो विशेषता अरस्तु द्वारा राज्य की बताई गई है वो है कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था है। यद्यपि अरस्तु के जीवन काल में ही नगर राज्यों का स्थान बड़े राज्यों ने लेना शुरू कर दिया था। स्वयं उसके शिष्य सिकंदर महान ने संपूर्ण विश्व में अपना साम्राज्य फैलाने का अभियान चलाया था, परंतु अरस्तु उसके भी विरोधी थे। इसका प्रमुख कारण ये था कि अरस्तु नगर राज्य को मात्र एक राजनीतिक संगठन ही नहीं मानते थे, अपितु एक ऐसी जीवन पद्धति मानते थे जो व्यक्ति को श्रेष्ठ नैतिक जीवन दिलाने में सहायक हो। क्योंकि राज्य की यह विशेषता तब तक ही संभव हो सकती है जब राज्य का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या इतनी ही हो या इतनी ही सीमित हो कि सभी नागरिक एक दूसरे से भली प्रकार से परिचित हों, एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। इस प्रकार अरस्तु नगर राज्य को एक उचित व श्रेष्ठ संगठन मानते हैं। अरस्तु ने छोटे या मध्यम नगर राज्यों का ही समर्थन किया, बड़े राज्यों का उसने विरोध किया। उनके शिष्य जो सिकंदर महान के रूप में जाने गए इतिहास में, उसने विश्व विजय का अभियान चलाया और उसका भी उन्होंने विरोध किया। क्योंकि जब जनसंख्या और क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो राज्य द्वारा उन सभी व्यक्तियों के जीवन को सद्जीवन बनाने में वो शायद असफल हो जाए। इसलिए अरस्तु का मानना है कि नगर राज्य ही सर्वश्रेष्ठ संगठन है। अगली जो विशेषता है, राज्य विविधता में एकता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर जोर दिया और वह राज्य को परिवार के रूप में देखता है। अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है। अरस्तु राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के मिश्रण से बनता है और जिस प्रकार मधुर संगीत की रचना अनेक रागों एवं तालों से होती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। इसलिए वो कहते हैं कि राज्य में विविधता होती है और विविधता में एकता स्थापित रहती है। क्योंकि जीवन में नीरसता आ जाएगी अगर यदि उसके जीवन में विविधताएं नहीं होंगी, विभिन्न क्रियाकलाप नहीं होंगे, नवीनता उसके जीवन में नहीं होगी, तो वो ज़्यादा व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। अगली विशेषता या स्वरूप के रूप में जो बताया है वो है राज्य एक क्रमिक विकास है। अरस्तु का मानना है कि राज्य का क्रमिक विकास होता रहता है। अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उसके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास होता है और लगातार निरंतर चलता रहता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। व्यक्ति, परिवार और कुटुंब तथा ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। तो व्यक्ति, परिवार, कुटुंब तथा ग्राम, इन सब अंगों का अगर विकास होता रहता है, क्रमिक विकास होता रहता है, तो राज्य का स्वतः ही क्रमिक विकास होता रहता है। अगली विशेषता और स्वरूप के बारे में अरस्तु ने बताया कि राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य मानवीय संगठन है, अतः इसका मानव संरक्षण, सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है।
यह मानव की बौद्धिक, नैतिक व शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन व अवसर प्रदान करता है। इसलिए अरस्तु कहता है कि राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। अगर ऐसा नहीं होता, नैतिक जीवन में के कार्यों को राज्य द्वारा नहीं किया जाता, तो व्यक्ति में आध्यात्मिक और नैतिकता या मानवीयता के गुण नहीं आ पाते। इसलिए वो विशेषता या स्वरूप के रूप में कहते हैं कि राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अगली व्यवस्था स्वरूप या विशेषता के रूप में कहता है कि संविधान राज्य की पहचान है। राज्य की पहचान संविधान के द्वारा की जाती है। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। यदि संविधान में परिवर्तन होता है तो राज्य में भी परिवर्तन होता है। ये भी राज्य की विशेषता या स्वरूप के रूप में अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में बताया है। और जो अंतिम स्वरूप या विशेषता के क्रम में अरस्तु ने बताया है, वो उन्होंने कहा कि राज्य व शासन में अंतर होता है या भेद होता है। अरस्तु ने राज्य व शासन में स्पष्ट भेद किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों व गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखता है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ या उनको अपने पद से हटा दिया जाता है, परंतु राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब संविधान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार अरस्तु ने अपने राज्य के जन्म और उसके विकास और उसके स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में जो बताया, उसके संदर्भ में आज हम इस एक क्लास के माध्यम से आपके सामने आपके साथ बातचीत की। और अंत में यही कहा जा सकता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जो जनक कहा गया, वो उसके व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही कहा। उन्होंने ये अपना जो राजनीतिक विश्लेषण, चाहे वो राज्य के संदर्भ में हो, चाहे शिक्षा के संदर्भ में हो या शासन व्यवस्था के संदर्भ में हो, वो लगभग 200 संविधानों के अध्ययन के पश्चात अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के जो विचार थे उनका सार रूप में उन्होंने अपने विभिन्न राज्य के विभिन्न जो कार्य हैं, उसकी विशेषताएं हैं, सामाजिक व्यवस्था है, शिक्षा है, न्याय है के संदर्भ में उन्होंने अपना विस्तार से उनकी चर्चा अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में की है। इस ई क्लास में आज इतना ही। अगले ई क्लास में हम अरस्तु के दूसरे विचार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।